हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनिंग के अगले क्लास में, रीजनिंग के अगले प्रैक्टिस सेशन में, जहां पर हम लोग तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के सवाल करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में आपके सीधा पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार सीरीज के अगले क्लास में। फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और अपने सारे दोस्तों तक भी सेशन को पहुँचा दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। लगता है नोटिफिकेशन नहीं गया है, एक बार आप लोग बताइएगा नोटिफिकेशन पहुंचा है आप सब तक कि नहीं पहुंचा है। ओके, सो आपको पता है कि मंडे और ट्यूसडे को हम लोग जो है रीजनिंग की क्लास करते हैं। ठीक है, रीजनिंग हमारा होता है मंडे, और मंडे के बाद अगला दिन जो होता है वो होता है ट्यूसडे। तो ये हम लोग अभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद जो 2 दिन हैं हमारे, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो 2 दिन है हमारा, इसमें हम लोग अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा पिछली बार मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट करवा दिया है, 2-4 सवाल बचे हैं, तो वो करने के बाद हम लोग इस हफ्ते जो है सीआई पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा समाप्त होने वाला है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ रहा हमारे रफ्तार सीरीज के बारे में। जो नए बच्चे हैं, जिनको हो सकता है नहीं पता हो कि हमारी क्लासेस कैसे चल रही हैं, तो ये 2 PM हमारा ये समय रहता है और ये क्लास का हमने आपको बता दिया है। अब एक और चीज़ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है CUT की, NCT की, तो आप हमारे साथ देखो जुड़ सकते हो। ठीक है, सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, सिर्फ 1799। टारगेट बैच हमारा आ चुका है, देख सकते हो, बैच का नाम है टारगेट बैच। तो सीधा यहाँ पे टारगेट होगा एकदम लक्ष्य की ओर। तो इसमें जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ से ये जो CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो है हमारे साथ कनेक्ट होकर के फिर तैयारी शुरू कर सकते हो। BA BSc BCom BLL BA सारी तैयारी हो रही है। तो ये लगभग आपके पास जो 2.5-3 महीने बचे हैं। ठीक है, NCT में थोड़ा कम है, बट वही CUT में थोड़ा ज़्यादा समय अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो लगभग 3-3.5 महीने CUT वाले बच्चों के लिए। तो आप आराम से जो है इस टारगेट बैच में जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो। आपके मेंटर्स देख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। तो आ जाते हैं पहले सवाल के ऊपर, ज़्यादा समय नहीं यहाँ पर जाया करते, सीधा पहला सवाल देखो। पहला सवाल आपके सामने आ गया है। ये कहाँ से सवाल आया, तो ये आपका एनालॉजी जो चैप्टर होता है वहाँ से आपका सवाल पूछा गया है। सादृश्यता, जिसको हम लोग कहते हैं सादृश्यता, चैप्टर का नाम होता है सादृश्यता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिकी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भावेश आस्था जुड़ चुकी है, निराकरण, किरण कुमारी, यास्मीन, तान्या, चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए, सबको बुला लीजिए, क्लास शुरू हो चुकी है। ओके, क्लास शुरू हो चुकी है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। कई लोगों को पता नहीं चल पाता है, लोगों को लगता है कि क्लास होगा नहीं होगा। ठीक है, डायलेमा में रहते हैं कई लोग, तो पता नहीं, सोते रहते हैं सब लोग। ठीक है, बताइए। आलेखा नायक, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल है आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब दीजिए और थोड़ा फास्ट करिए। ठीक है, आज हम लोग जल्दी जल्दी करके 20 क्वेश्चन हमें टोटल करने हैं, तो फटाफट से करेंगे। और एक सवाल भी आया है आप लोग की ओर से, स्टूडेंट की ओर से, मतलब एक डाउट आया था, तो वो मैं डाउट भी यहाँ पर आज सॉल्व करवा दूंगा। तो आंसर आने लगा है ऑप्शन नंबर A, अभिप्सा का आंसर आ गया है, उपेंद्र यादव, किरण कुमारी का आंसर आ गया है, सरोज पूनिया का आंसर आ गया है, श्रवणिका त्रिपाठी का आंसर आ गया है, सलमान का आंसर आ गया है। 83 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, 83 क्या बात है, देखो 5 है 27 है, तो देखने से पता चल रहा है। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, और इस 25 में अगर 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 27। वैसे ही हम यहाँ पे जो काम हमने किया है, तो ये 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 81, 81 में 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 83। तो 83 यानी ऑप्शन नंबर A फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ा जाए। आयुष, तान्या, सभी का स्वागत है भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनालॉजी से ही है। इसका जवाब आप दे दो। 6 है और 6 का यहाँ पर है, 6 का संबंध है 11 से। तो कैसे ये बना है संबंध, फिर आपको निकालना है कि 11 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, अगर 6 का संबंध 11 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। आपको क्वेश्चन को देखो बढ़िया से और ऑप्शन को देखो, देन यहाँ पे आंसर कर दो। सभी लोग आंसर कर दीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 17 आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। सलमान जी का आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद जो है उपेंद्र यादव का आंसर C आ रहा है, यानी 21।
चलिए बी आ रहा है, सी आ रहा है, काफी लोगों का अलग अलग आंसर है, अलग अलग, तो किसी न किसी का तो कटने वाला है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो देख लेते हैं, 6 है, 11 है, तो अगर हम इसको कर दें 6 दूना 12, ठीक है। अगर हम 6 का कितना कर दें, 6 दूना 12 कर दें, और 12 में से अगर 1 घटा दें तो 11 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 11 का 2 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 22, और 22 में से 1 घटा दें कितना आ जाएगा, 21। कितना आ गया जी, 21 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 6 में 5 जोड़ दोगे कितना आएगा, 11, और 11 में सर यहाँ पे 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 17। तो सर दो आंसर हो जाएंगे, नहीं, दो आंसर नहीं होंगे, आंसर एक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आ जाता है, जैसे दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं मानता हूँ ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर प्रायोरिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रायोरिटी बनाते हैं, यानी कि वरीयता का क्रम बनाते हैं। तो जब वरीयता का क्रम बनाते हैं तो सबसे पहली वरीयता जो देनी होती है वो प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको देना पड़ेगा। देन आप यहाँ पर स्क्वायर क्यूब को दोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन को दोगे, सबसे लास्ट में आता है ये धन जोड़ वाला, सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट में आएगा तो मतलब प्रायोरिटी में ऊपर कौन सा है, ये वाला है, यानी कि गुणा वाला। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन हम करके आंसर ला रहे हैं, तो दैट्स वाई 21 इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। सर 11 5 16 होते हैं, अच्छा 11 5 16 होता है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैंने 17 लिख दिया था, 16 होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया से जोड़ा है, आपने बहुत बढ़िया जोड़ करके बताया है। 11 और 5 भाई 16 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने ऐड किया है, मुझसे गलती हो गई थी, तो 16। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या होगा, सी फॉर चांद के पार। चलो करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला यहां पर कह रहा है कि रिकेट्स है, क्या है जी, ये रिकेट्स है। अच्छा रिकेट्स नहीं है, मतलब यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा शब्द युग्म आपको चुनना है, मतलब जो अलग है। तो ये कहां से आया है, ये आया आपका क्लासिफिकेशन से। कहां से आया, क्लासिफिकेशन से। जब एग्जाम में बैठोगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आलेखा कह रहे हैं कि सर प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखो आलेखा, इस पर मैंने क्लास ऑलरेडी ले रखा है। आपको अगर प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करोगे, हमारा जो ये चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसमें प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे रफ्तार सीरीज करके एक अलग से बना होगा, ठीक है। तो उस वाले सेक्शन पे क्लिक करना, फिर उसमें हमारा मैथ्स का क्लास देखने को मिलेगा, उसमें रीजनिंग का भी देखने को मिलेगा। तो इस मैथ्स वाले में हमने नंबर सिस्टम करा रखा है। तो इस नंबर सिस्टम को जाकर के जब देखोगे, समझोगे चीजें, तो आपको प्राइम नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा भी टाइम मिले तो इसे मैं बता भी दूंगा प्राइम नंबर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने सवाल पूछा तो जरूर बता दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहां से करना है, वो मैं सोर्स आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे रिकेट्स है, नाइट ब्लाइंडनेस है, इन्फ्लुएंजा है। देखो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होती है, आपको पता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब इसको रतौंधी शायद कहते हैं, ये जो है आपको ए से होता है। और स्कर भी आप जानते हो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है ये विटामिन की कमी से नहीं, ये वायरस की कमी से होता है। वायरस की नहीं, मतलब वायरस के चपेट में आ जाओगे तो कोई ना कोई वायरस होता है, उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लुएंजा होता है। बाद बाकी जो 3 आपको दिख रहे हैं ए, बी और डी, ये सब के सब किसी न किसी विटामिन की डिफिशियंसी से होते हैं, ठीक है। तो डेफिशिएंसी आप विटामिन पढ़ोगे तो वहां पर विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B12 ऐसे करके हम सब पढ़ते हैं ना। तो जब आप साइंस पढ़ोगे या फिर लूसेंट का आपने बुक पढ़ा होगा साइंस में, वहां पर ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। जब मैं तैयारी करता था तो मैंने भी यहाँ सब ये सब याद करके रखा था, ठीक है। बाद बाकी आपने नहीं किया है तो जरूर आप उसको पढ़ करके याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके जी के जीएस में सवाल बन सकता है। तो ये जो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, दैट्स व्हाई इन्फ्लुएंजा इज द करेक्ट आंसर। जो अलग होता है उसी को हम आंसर मानते हैं। किस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो ये कौन सा चैप्टर से सवाल है, ये अगला सवाल भी किससे है, ये अगला सवाल भी किससे है, यह भी क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन को दूसरा नाम होता है ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट का मतलब है कि जो अलग दिख रहा है, 3 लोग तो एक जैसे दिखेंगे लेकिन एक जो होगा वो एकदम अलग दिखेगा, और जो अलग दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। या देखने का मतलब है कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके समझना है कि उसमें 3 लोग किस प्रकार से एक ग्रुप में आते हैं, लेकिन ये जो बेचारा है अकेले पड़ जाता है। जो अकेले पड़ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगले सवाल का आंसर दे दीजिए। नम्रता मिश्रा भी आ चुकी है, रेजिन आंसर आ रहा है, रेजिन। मनदीप सिंह का आंसर आ गया है, अभिप शाह सी, सलमान, मनदीप, बहुत बढ़िया। अलेखा सी आ रहा आंसर। चलो तो रेजिन मतलब किशमिश आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखने ही बता दिया होगा, आपने तो देखते ही बता दिया होगा इसका आंसर, क्योंकि बौछार क्या होता है, ये पानी, मतलब पानी का बौछार होता है ना, मतलब बारिश होती है। तो एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन आप जानते हो, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है जिसको आप रेन कहते हो। तो रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जब ये जो आपकी जो हवा है, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर के वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन होता है। उसके बाद जो है, जो वो मतलब
टेम्परेचर डाउन होता है और वो फिर जब मतलब कई बार ऐसे देखोगे कि कई बार वो पानी की बूंदों के रूप में जमीन पे गिरता हुआ दिखाई देगा, कई बार आपको जो हेल दिखने को मिलता है, ठीक है, कई बार आपको फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, तमाम चीजें होती है अलग अलग प्रकार की। मतलब कई बार तो ऐसा तो ओला गिरता है ना जी, ओला, तो कई बार आपने देखा होगा पत्थर की बारिश होती है, तो वो क्या है, वो भी इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में ही एक रेन भी है, ठीक है। ये शॉवर जो है ये भी मतलब जो हल्की फुल्की नहीं बरसात होती है कई बार एकदम जो रिमझिम वर्षा उस टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर एक हो गया स्लीट मतलब जो ओला पड़ता है, तो ठंड के मतलब जो ठंडे इलाकों में जाओगे तो वहां पर आपको ओला देखने को मिलेगा। तो यही चीज है कि ये सब क्या है, ये फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। किसमिस तो थोड़ा अलग ही है, आप देखते ही बता सकते हो। तो किसमिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो अभी जो है अभी जो चैप्टर से सवाल आ रहे हैं वो सब के सब क्लासिफिकेशन से है और आपका एनोलॉजी से आया है, लेकिन आगे चल के अभी देखोगे ये भी सवाल जो है क्लासिफिकेशन से ही है, ठीक है, क्लासिफिकेशन से सवाल है। लेकिन अभी आपके तमाम सवाल मैंने रखे हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो काफी बढ़िया बढ़िया सवाल हमने रखे। ओके, जुबिया राज कह रहे हैं कि सर प्लीज टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवाइए। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड करवाएंगे। आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक है, लाइक भी करते रहिए भाई। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको विकास सर करवाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। टिप टिप बरसा पानी और पानी में आग लगाई, हाँ बहुत बढ़िया, एक गाना है ना, खैर गाने पे मत जाओ, सवाल हल करो, ठीक है, सवाल हल करिए। सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्जाम हमारा काफी नजदीक आ गया है। तो अगर आप यहां पे मान लो 20 क्वेश्चन में दे रहा हूं, 20 में से अगर आपसे 16 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आप समझो कि एग्जाम में एकदम बढ़िया परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। हालांकि रीजनिंग में करोगे बस, क्योंकि हो सकता है आपका मैथ्स वीक हो, तो मैथ्स का भी ऐसा सेशन हम लेकर के आएंगे, चिंता मत नहीं करना। लेकिन अभी हम मैथ्स में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो वो भी सेशंस आप लोग देखा करिए, नहीं देखो तो रिकॉर्डेड में जाकर के देख लीजिए, जितना ले चुके हैं उतना कम से कम देख लो। इसको देखो भाई, ये सवाल बनाओ फटाफट से, कौन सा अलग है, अलग कौन सा है देखो जरा। 96 है, 24 है, 24 चौको 96 होता है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 18 चौको नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बन रहा है, कुछ और देखना होगा। 4 और 2 6, 9 6 15, ठीक है, यहाँ पे 8 1 9, 9 3 12, ये 8 1 9 4 5 9। अच्छा देखो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन ना सारी की सारी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। मतलब ये 9 6 15 है, तो हमने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल, तो वहां पे बताया था कि अगर आप डिजिट को ऐड कर दो, जैसे 9 है 6 है तो ये 15 आ गया, इस 15 अगर ये 3 से कट रहा है इसका मतलब कि ये 96 भी 3 से कटेगा। तो अब उसी तरीके से समझो कि ये संख्या 3 से कट जाएगी, मतलब ये वाली भी कट जाएगी, ये वाली भी कट जाएगी, ये वाली भी कट जाएगी 3 से, ये वाली भी कट जाएगी, ये वाली भी 3 से, ये वाली 3 से, ये 81 54 सब 3 से कट जाएगा। लेकिन ये 82 3 से नहीं कटेगा, ये 64 भी 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, बताइए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, कितना धुआंधार, कितना बढ़िया सवाल आपके सामने है। 112 का संबंध, सॉरी ये संबंध नहीं, ये सीरीज का सवाल है। तो 112 यहां पे लिखा हुआ है 112, फिर क्या है 124 है, फिर क्या है 156 है, फिर अगला जो नंबर है 208 है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ये क्या है, ये एक सीरीज है। तो सीरीज में हम जानते हैं कि सीरीज में हम लोग चेक करते हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न आपको देखना होगा, 112 से 24 कैसे आया, फिर 124 से 156 कैसे आया, 156 से 208 कैसे पहुंचे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि अगला नंबर कैसे आएगा। ठीक है, अगला नंबर कैसे आएगा। 24 और 96 आपस में कट जाते हैं सर, इसलिए पहले वाला भिन्न होगा। नहीं, आप जो है तरीका गलत लगा रहे हो। ये मैंने कई बार आपको बताया है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन के चैप्टर करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि कौन अलग है, मतलब डायरेक्ट ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा एकदम अलग है। नहीं, हम पहले ये देखते हैं कि पहले 3 लोगों को ढूंढते हैं जो कि एक ग्रुप में हो। ठीक है, 3 लोगों को ढूंढते हैं। तरीका क्या है, पहले सकारात्मक देन नकारात्मक, मतलब पहले आप पॉजिटिव ढूंढोगे, तब आ जा करके आप देखोगे कि कौन सा इससे नहीं मिल रहा है। आप पहले ही उसको ढूंढ लिए जो सबसे नहीं मिल रहा था। ऐसा होता कि 3 लोग कट जाते, मतलब जो आप बता रहे हो 24 चौको 96, तो अगर 3 लोग कट जाता एक संख्या दूसरी से, तो 3 में अगर ऐसा होता और 1 में जिसमें नहीं होता वो हमारा आंसर होता। लेकिन आप जिसमें नहीं हो रहा है उसी को आंसर दे रहे हो। तो वैसे तो मैं बहुत सारा आंसर बना सकता हूं, अगर आप देखो तो यहां पे मैं कुछ और भी आंसर बना सकता हूं। ठीक है, कुछ और भी आंसर बना सकता हूं, जैसे जो लॉजिक आप कह रहे हो कि 24 चौको 96 होता है सर। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि सर यहां पे देखो 64 और 82 है, 64 और 82 है। ठीक है, अरे आ जाओ भाई, हाँ 64 और क्या है 82 है। तो यहाँ पे कितना जोड़ दूं, तो आप देखोगे यहाँ पर जोड़ दूं मैं कितना, 8 4 12, 18 जोड़ दूं। ठीक है, ये 18 जोड़ दूं ना, तो आप, मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर देखो 18 जोड़ने से
ये वाला संख्या मिल रहा है, और मैं इधर कहूंगा कि इधर कहीं भी 18 जोड़ने से आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर से मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरीके से मैं कहूं कि चलो 18 में हम यहाँ पे कुछ x जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि एक ही जगह जुड़ रहा है x, ना तो यहाँ पे x है, ना तो यहाँ पे x, ना तो यहाँ पे x, इसका मतलब कि ये भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तो आप कुछ भी आंसर बना सकते हो अपने लॉजिक से, मतलब किसी भी एक को आंसर चुन सकते हो, चुना जा सकता है ना। तो ऐसे नहीं करना होता, ये सही लॉजिक नहीं है। सही लॉजिक ये होता है कि पहले आप ढूंढोगे कि ये जो 3 लोग हैं 1 2 3, ये किस प्रकार से एक ग्रुप में आते हैं। एक ग्रुप में पहले बनाओगे ग्रुपिंग, देन देखोगे कि ये जो तीसरा वाला आदमी, चौथा वाला आदमी है, ये बेचारा अकेला बच गया, जो अकेला लास्ट में बचेगा वही आंसर होगा। जैसे यहां पर देखा कि ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से, तो ये तीनों क्या हो गए, एक ग्रुप में हो गए, लेकिन ये बेचारा अकेला बच गया। तो जो अकेला बचता है उसको आंसर किया जाता है, ना कि आप कुछ भी मतलब कहीं पर भी लगा के लॉजिक। वैसे तो मैं कोई भी लॉजिक लगा के आंसर किसी भी ऑप्शन को बना सकता हूं, ठीक है। आगे देखो ये सवाल काफी आसान था। यहाँ पे 112 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 24 मिलेगा। यहाँ पे कितना जोड़ दे हम बताना, 24 में कितना जोड़ दे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, कितना जोड़ दे 32 जोड़ दिया तो कितना आ गया, इतना आ गया। फिर यहाँ पे 2, ठीक है, 6 में से, फिर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 52 हो जाएगा, ठीक है, 52 जोड़ दो। तो अब ध्यान से देखोगे तो 12 में कितना जोड़े कि 32 आ जाएगा, तो 12 में आप जोड़ोगे कितना 20, 12 और 20 कितना होगा 32, और 32 में कितना जोड़ोगे 20, तो कितना हो जाएगा 52। उसी तरीके से जब 20 ऐड करना है तो यहाँ भी 20 ऐड करोगे, तो यहाँ पे 2 और 5 2 7, तो इसमें कितना जोड़ना होगा आपको 72 जब आप ऐड करोगे तो कितना जो है 8 2 10 का 0 हासिल 1 7 1 8, ये कितना आ जाएगा 280। 280 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बहुरिया इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, सभी को आंसर आ गया। बेटल आप पानीपत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सभी का आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आपके सामने उपस्थित हो गया है, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। तो इस कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को आप सॉल्व कर दो, और सॉल्व करके आप जल्दी से इसका फटाफट से आंसर बता दीजिए। सभी लोग बता दीजिए आंसर इसका फटाफट से, और बताओ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना दिन मुझे हो गया यूट्यूब पे क्लास लेते लेते, मुझे लगता है कि जो फॉलो कर रहा है शुरू से, अब उसको दिक्कत ज्यादा नहीं आ रहा होगा, खासकर रीजनिंग में। मैथ्स में भी नहीं आएगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे वो भी आसान हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सिलेबस इसका छोटा है तो हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पा रहे हैं, लेकिन मैथ्स थोड़ा बड़ा है तो अभी हमें थियरी करने में ही काफ़ी समय लगेगा। फिर थियरी हो जाएगा तो हम फिर ऐसा भी सेशन लेके आएंगे जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए रीजनिंग में आपको कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मल्टीपल ऑफ 2 हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन तो इधर लिख लेते हैं हम, चलो HYDROGEN, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, फिर क्या है यहाँ पर JCJZYSSD। इसमें हमको क्या ढूंढना होता है, देखना होता है कि भाई यहाँ पर कैसा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे H आता है 8 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 ऐड कर दोगे तो 8 2 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ये 25 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको छोड़ दो। ये आता है 4 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें। ये 18 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ दें 8 जोड़ दें, 8 8 16 26 हो जाएगा। ये 15 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे 25 नंबर पे, यानी यहाँ पे कितना जोड़ दें 10 नंबर पे। तो आपको पता चल गया होगा कि सर 2 जोड़ा था तो यहाँ पे 4 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऐड कर दे 4, क्यों, क्योंकि 25 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 29, और 29 आ गया तो इसका मतलब ये 26 से ज्यादा है, तो इसमें से 26 घटाओगे तो 3 आएगा। और 3 नंबर पे क्या होता है C होता है, तो यहाँ पे C लिखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं कि सर आपने 25 में 4 जोड़ा, तो 4 जोड़ने के बाद C कैसे आ गया, तो कैसे आया वो भी बता दिया। फिर उसी तरीके से देखोगे G है 7 नंबर पे, 7 में जोड़ोगे 12, तो 12 और 7 कितना होगा 19 होगा। तो ऐसे आगे बढ़ सकते हो आप, सब देखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि पता चल गया कि 2 जोड़ना है, 4 6 8 10 12 ऐसे हमको ऐड करते चलना है। तो ये 1 नंबर पे आता है, 1 में कितना जोड़ोगे, सबसे पहला 2 जोड़ोगे, तो जब 1 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3, और 3 नंबर पे क्या होता है C होता है। तो जहां पे पहले वाले में C होगा वही हमारा आंसर होगा। चलो कोई बात नहीं, आंसर नहीं मिला। इसमें कितना जोड़ेंगे 4, तो ये आपको पता है 14 नंबर पे, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 नंबर पे क्या होता है R होता है। तो C के बाद R इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो B फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया,
बी हो सकता है क्या, नहीं बी ही होगा, हो सकता है नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को? आसान सवाल था, बढ़िया सवाल था, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में भी आएगा। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम आगे बढ़ते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेप इज रिटन एज 27354। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, GRAPE ग्रेप। तो ग्रेप को कितना लिखा है? ग्रेप को लिखा हमने 27354, ठीक है, ये हमने लिखा है। देन हमने कहा कि भाई आपने ऐसा भी किया कि ग्रेप इज, हाँ 4 को क्या लिखा जा रहा है? FOUR को लिखा जा रहा है कितना? 1687। जब देखो ऐसा दो मतलब एक तरह से आप देखो कि यहाँ पर इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन और दूसरा मान लो दूसरा इक्वेशन, तो दो इक्वेशन जब बन जाए तो आप देखोगे क्या कहीं पे कुछ कॉमन है। तो कैसे देखते हैं कॉमन? तो जैसे यहाँ पे देखो कोई लेटर कॉमन है क्या, तो आप यहाँ पे देख रहे हो भली भांति आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर R है, यहाँ पे भी R है, तो यहाँ पे R दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे R चौथे नंबर पे। तो देखो ये R ये दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है? तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे R चौथे नंबर पे है, यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है? 7 है। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं हम लोग कॉमन कोडिंग। मतलब R अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखो R, यहाँ पे R, तो यहाँ पे भी R के जस्ट यहाँ पर उसके रेस्पेक्टिव में देखोगे दूसरे नंबर, यहाँ पे दूसरे नंबर, तो दूसरे नंबर पे 7, तो उसी तरीके से ये चौथे नंबर पे, तो इसके कोरिस्पोंडिंग चौथे नंबर पे इधर देखोगे तो यहाँ भी 7 है। इसका मतलब क्या है कि R का कोड 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से G का पूछेगा तो पहले नंबर पे है तो फिर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। A का पूछेगा तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे 3 हो जाएगा। P का पूछेगा तो ये यहाँ पर 5 हो जाएगा। E का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है ऐसे सवालों में। कॉमन देखना है कि यहाँ पर R है, यहाँ भी R है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे 7 है, यहाँ पे चौथे नंबर पे तो चौथे नंबर पे 7 है, मतलब कॉमन हो गया, ठीक है। तो जब कॉमन हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है। उस कोड में ग्रुप को क्या लिखा जाएगा? तो ग्रुप को बहुत आसानी से आप लिख सकते हो GROUP। G है पहले नंबर पे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दोगे। R है यहाँ पे 7 होगा R का। O कहाँ पे है? O है आपके पास दूसरे नंबर पे क्या होगा? 6 होगा। U कहाँ पे है? तो U आपके पास यहाँ पे तीसरे नंबर पे 8 हो जाएगा। P कहाँ पे है? P यहाँ पे है, ठीक है, तो मतलब 5 हो जाएगा। तो ये होगा 27 6 8 5। 27 6 8 5 कहाँ पे भाई? 27 6 8 5। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल छैया करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया? वीडियो को लाइक भी करते रहो। मजा आ रहा है तो आप बताओ कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है और सवाल समझ में भी आ रहा है। अगला सवाल देखो। अब जो अगला सवाल आ गया है, देखो सवाल बदलते जा रहे हैं ना, चैप्टर के नाम बदलते जा रहे हैं। चैप्टर के नाम अलग अलग चैप्टर से सारे सवाल रखे गए हैं, तो एक तरह से हम प्रॉपर जो प्रैक्टिस होता है ना वो हम करवा रहे हैं। एग्जाम में ऐसा ही आपको मिलेगा सवाल, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पे हर चैप्टर से आपको कहीं ना कहीं मिक्स देखने को मिलेगा, तो वैसा ही यहाँ भी। तो ये कहाँ से आया? ये आपका आया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। कहाँ से आया जी? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर है, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम एक डायग्राम खींचेंगे, मतलब एक लकीर खींचेंगे और थोड़ा सा कुछ बनेगा ग्राफ जैसा, और फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जाफर एक तय जगह से शुरू करके उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। तो जाफर स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप समझो कि यहाँ पर मान लो जाफर है, यहाँ पे मान लो जाफर था, और यहाँ से क्या कर रहा है? जाफर चलना शुरू कर रहा है। तो यहाँ से चलना शुरू किया, किधर जा रहा है? जाफर स्टार्ट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ साउथ सबको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पता है, ठीक है। NE मतलब नेस, और इधर लिख दो W, तो नेस W होता है, यानी नॉर्थ ऊपर की ओर होता है। तो जब ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, तो फटाफट से ये बना देते हैं, ठीक है। तो जाफर जो है नॉर्थ की ओर जा रहा है, कितना? स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ से 15 किलोमीटर गया, चलो तो ये मान लो ये कितना है? 15 किलोमीटर। तो ये इसको हमने भेज दिया ऊपर की ओर, कितना? 15 किलोमीटर। चलो ये ऊपर चला गया, कितना? 15 नॉर्थ की ओर। अब कह रहा है एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। तो जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो राइट इसका इधर होगा, तो यहाँ जाने के बाद ना ये राइट में मुड़ जा रहा है। किधर मुड़ जा रहा है? राइट में। तो यहाँ राइट में मुड़ने के बाद ये क्या कह रहा है कि राइट में मुड़ने के बाद टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 15 किलोमीटर। अच्छा, फिर से 15 किलोमीटर जाता है। तो अगर आपने ये वाला 15 लिया है तो इसके इतना ही बराबर आप लाइन इधर भी खींचोगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कितना 15 है तो आपने यहाँ तक खींच दिया भाई ये 15 होगा, नहीं, ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक लगा करके, तो ये कितना हो जाएगा? ये फिर से 15 किलोमीटर गया राइट में। अब आगे कह रहा है कि देन ही गोज 10 15 एंड 15 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे ईच टाइम मतलब फिर लेफ्ट में मुड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट में मुड़ेगा ईच टाइम। देन ही गोज 10 15 एंड 15 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। फिर वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 10 15 और
15 किलोमीटर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर ये पहुंच चुका है ना, यहां से लेफ्ट में मुड़ेगा, क्योंकि हर बार लेफ्ट मुड़ रहा है, तो यहां से लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की ओर। और जब पहली बार मुड़ता है तो ये 10 किलोमीटर जाता है। तो ये समझो ये कितना है, यह है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब कह रहा है फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, तो फिर से लेफ्ट मुड़ेगा तो ये कितना जाएगा, फिर से लेफ्ट मुड़ करके 15 किलोमीटर। तो 15, ध्यान रखना कि जब आपने इसको 15 लिया है ये वाला, तो ये भी 15 होगा ना, इधर थोड़ी जाएगा, इस लाइन के इधर क्रॉस नहीं करेगा भाई, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये वाला 15 है यहाँ से यहाँ, ये देखो, तो ये वाला कितना होगा, ये भी 15 होगा। तो आप इस लाइन को इधर नहीं खींच सकते, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ ये कितना है, 15 किलोमीटर। इसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ेगा और फिर से कितना जाएगा, 15 किलोमीटर। अब ये वाला 15 है तो सीधा ये ना इसके सीध में आएगा, और क्योंकि ये 10 है तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ पे आकर के ये पहुँच जाएगा। तो अब देखो सवाल का बहुत मज़ेदार सवाल आ गया। ये यहाँ से कितना आता है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। तो यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे जाकर के ये अटक गया, मतलब रुक गया। अब कह रहा है अपने शुरुआती पॉइंट से कितने दूर पर है। तो आप बता दो कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर है, जल्दी से बता दो। अगर ये वाला 10 है तो ये वाला भी कितना होगा, 10 किलोमीटर, मतलब ये वाला 10 किलोमीटर होगा। अब ये वाला 10 है और ये टोटल यहाँ से यहाँ 15 है, तो ये नीचे वाला कितना बचेगा, 5 किलोमीटर। तो ये अगर यहाँ से यहाँ 5 है और हमको पता था कि यहाँ से यहाँ टोटल 15 था, ये वाला कितना था, टोटल 15, तो नीचे भी कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ, सबको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, मजा आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। प्रथम जुड़ चुका है, शानदार शानदार। पूनम पासवान, पारसिका, शाहिद आलम, अंजलि यादव, राहुल गुप्ता, पूनम पासवान कह रहे कि डायग्राम बना लिए हैं सर, बट आंसर जो है नहीं पता कर पाए। कोई बात नहीं, कई बार आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे, क्योंकि अभी हो सकता है आपने अभी नया नया शुरू किया होगा, तो थोड़ा ना आराम आराम से आप करिए। तो प्रोसेस को फॉलो करिए, पहले जैसे जैसे करना होता है पहले वो समझिए पहले सवालों को। ये जरूरी नहीं कि आंसर सबका मिल ही जाएगा, ठीक है, आंसर सबका मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन मैटर करता है कि आप क्लास में आओ तो क्लास से सीख करके क्या जा रहे हो, वो ज़्यादा जरूरी है। सवाल का आंसर ना भी आए तो अभी बढ़िया है, अभी नहीं भी आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी है कि वहाँ पे आए, और वहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा। और यहाँ से अगर आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में अच्छा करोगे। तो अभी के लिए अगर नहीं भी निकल पाया तो कोई बात नहीं, आप सीखते रहो, ठीक है, सीखने पे फोकस करो। प्रियांक रैंक्स 16th फ्रॉम द बॉटम एंड 28th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। कितने क्लास में कितने स्टूडेंट। सर कैसे करें, अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हो तो कहाँ थे इतने दिनों तक जी, सो रहे थे क्या, बताओ। मैथ्स का नेक्स्ट सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पे, प्रॉफिट लॉस करवा चुके हैं, फिर प्रॉफिट लॉस बार बार प्रॉफिट लॉस कैसे लेके आएंगे, अभी तो करवाया था ना उस दिन प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज के बाद हमने प्रॉफिट लॉस ही तो किया था। तो प्रॉफिट लॉस को देख लीजिए जल्दी से। और फिर हमारा जो सेशन चल रहा है पेड क्लास में, वहाँ पे भी तो आएगा ही ना क्लास, फिर चिंता मत करो, ठीक है, आ जाएगा, फिर से करवा देंगे, परेशान नहीं हो। सर कैसे करें, अब तक कुछ नहीं पढ़े। देखो बिहार बोर्ड आपका आईडी का नाम है, कुछ नहीं पढ़े हो तो बाबू अभी 3 महीने है, 3 महीने में अगर समय का सही सदुपयोग करोगे, अगर सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो, या जा रही हो, पता नहीं आपका नाम क्या है, तो अगर आप 3 महीने आपके पास है, 3 महीने में आप 6 महीने के भी पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली देखो, जो बच्चा 6 महीने पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा, वो कितना घंटा पढ़ता होगा, लगभग डेली के 6 घंटे, डेली के 6 घंटे 5 घंटे ऐसे ही पढ़ता होगा, किसी दिन नहीं भी पढ़ता होगा। तो अभी जो 3 महीने बचे हुए हैं, उस 3 महीने में अगर आप चाह जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 महीने में आप 6 महीने की पढ़ाई कर सकते हो। 6 महीने कहने का मतलब कि आप रोज 10 घंटे अगर दे दो तो 6 महीने की पढ़ाई आपकी हो जाएगी, बस इन 3 महीनों में। तो इस 3 महीनों में 6 महीने की पढ़ाई करके, डेली 10 घंटे दे करके आप आराम से पूरा सिलेबस कवर करके एक अच्छा रैंक तक पहुंच सकते हो। 3 महीने बहुत होता है भाई, दुनिया बदल सकते हो 3 महीने में। 60 डेज बचे हैं, नहीं देखो मैं सीयूटी के एसन में बात कर रहा हूं, एनसीटी से, अगर एनसीटी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो बस 2 महीने बचे हुए हैं। तो 2 महीने में भी आप 4 महीने की पढ़ाई कर सकते हो, 2 महीने में 4 महीने की पढ़ाई किया जा सकता है,
आराम से किया जा सकता है। आगे देखो अगला सवाल, प्रियांक एक क्लास में नीचे से 6th और ऊपर से 28th रैंक पर है, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं बताओ। ये सबसे टुच्चा, सबसे सरल सवाल, हालांकि इससे टफ सवाल भी हमने करवाए हैं, बट जहां से मैंने प्रैक्टिस सेट उठाया है उसमें ये सवाल था, तो मैं हुबहू ले आया, ठीक है। क्योंकि हर बार देखो कि मैं अलग अलग सवाल लेकर के आता रहता हूं, तो हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे सवाल कुछ मिल जाते हैं, कहीं पे थोड़े टफ सवाल भी होते हैं जो कि मैंने पीछे करवाए भी हैं। प्रियांक एक क्लास में, तो इसका तो बहुत आसान होता है कि भाई देखो, अगर आपको टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो ऊपर से कितना रैंक है 6, किसी एक स्टूडेंट है, ऊपर से 6 है, नीचे से कितना 28, -1 कर दो, तो ये आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप एक घटा दो, ठीक है, 27 713 33, तो 33 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था ये, बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अब देखो, कई लोगों को ना इस वाले मतलब ऐसे सवालों में दिक्कत होता है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ लेडी, रोहित सेड सी इज द सिस्टर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ सन, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द रोहित, द नहीं होगा, रिलेटेड टू रोहित, ठीक है। नम्रता कह रहे हैं कि ये सीपीओ का क्वेश्चन है सर, अब बताओ क्या होगा मेरे एग्जाम में। आस्था क्यों रो रही हो जी। आयुष कह रहे हैं क्या होगा मेरा एग्जाम में, वही होगा जो आपने किया है इतने सालों से, वही होगा, ठीक है। एक दिन मैंने कहा भी था आपसे कि युद्ध जीते जाते हैं तैयारी के दौरान, ठीक है। युद्ध जीते जाते हैं तैयारी के दौरान, एग्जाम वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। यहां पर एग्जाम के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ठीक है, बाद बाकी ये योद्धाओं के लिए था। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपने पीछे 6 महीने साल भर जो भी आपने किया है उसका रिजल्ट बस ये है कि आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जैसे प्रमाण पत्र मिलता है ना कि चलो जन्म तो हो रखा है, बच्चे का प्रमाण पत्र बनता है ना, तो जन्म तो हो ही रखा है, सबने देखा कि हाँ भाई ये इस दिन पैदा लिया है, लेकिन जब तक प्रमाण पत्र ना हो तब तक आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि इसी दिन पैदा हुआ था, तो इसलिए प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। वैसे ही आपने जो साल भर किया है उसका बस प्रमाण पत्र आना बाकी रहेगा, एग्जाम के दिन वही आपको, मतलब जब रिजल्ट आएगा वही आपको मिलेगा। बाद बाकी जो आपने इस 6 महीने में जो किया होगा, रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका होता है, बस प्रमाण पत्र भाई एक जगह लिखा होता है कि हाँ चलो किसी ने लिख करके दे दिया कि हाँ अब इतना नंबर आए हैं। अंजलि ये कह रहे हैं कि सर मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूं क्योंकि रफ्तार सीरीज और सेव सिलेक्शन बैच इतने क्वेश्चन और मॉक के क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आता, परसेंट पता नहीं क्या होगा सर। अंजलि आपने कब से तैयारी शुरू किया है। क्यार भोगे दुख सदा, वीर भोग्या वसुंधरा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पूरा नहीं समझ में आ रहा हमको। तो देखो इस सवाल को, ऐसा सवाल आप यहां पे मान के चलना कि एक सवाल, मतलब एनसीटी में एक सवाल तो लगभग फिक्स है यहां से ऐसा सवाल, और लगभग 2 सवाल आपके शिफ्ट में आ सकते हैं सीयूटी में। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहो कि ये वाला सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, ऐसा सवाल ब्लड रिलेशन का। पॉइंटिंग टू अ लेडी, रोहित सेड सी इज द सिस्टर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर सन। अब इसको करने का तरीका है, तो ये क्या मतलब 10 सेकंड में कर सकते हो आप। जैसे यहां पर हमने कहा था सेल्फ एज्यूमिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। सेल्फ एज्यूमिंग मेथड का मतलब होता है कि जो कह रहा है, जैसे रोहित कह रहा है ना, तो आप मान लो कि आप ही रोहित हो, मान लो आप लड़की हो लड़का हो नो मैटर, आप मान लो कि आप ही रोहित हो अभी के लिए बस। तो मैं मान लेता हूं मैं ही रोहित हूं, और देखो ये रोहित क्या कह रहा है कि मेरे पिता, तो मैं मान लेता हूं मेरे पिता, ठीक है, मैं सोच लूंगा मेरे पिता, मन में सोच लूंगा भाई मेरे पिता की पत्नी मतलब माता जी, पत्नी के बेटे की बेटी, पत्नी के बेटा मतलब कि मेरे माता का क्या हो जाएगा बेटा, तो मेरे माता का बेटा यानी मेरा भाई हो सकता है, और भाई की बेटी क्या लगेगी, देखो बताओ कितना आसान सवाल है। भाई की बेटी क्या लगेगी, तो भाई की बेटी लगती है भतीजी, हो गया आंसर। तो देखो तुरंत आंसर निकला कि नहीं भतीजी। लेकिन यहां पे एक कैच है, देखो ध्यान से, कि जब आप यहां पे कहते हो कि मेरे पिता की पत्नी, तो मतलब कि माता जी, मेरे पिता की पत्नी कौन होगी भाई, माता जी होंगी, ठीक है। तो माता जी के बेटा, तो माता जी का बेटा या तो मैं खुद हो सकता हूं, यानी कि रोहित, मैं अभी क्या हूं, मैं अभी मैं रोहित हूं ना, तो मैं खुद हो सकता हूं, या फिर मेरा कोई भाई भी हो सकता है। तो अगर मैं खुद ही हूं, और अगर खुद की बेटी की बात कर रहा हूं, सॉरी हाँ, खुद के बेटे की बहन, तो खुद की क्या कर रहा है, बेटे की बेटी की बहन, एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, वह मेरे पिता की पत्नी के बेटे, बेटे की बेटी
अच्छा बेटे, तो वो बेटा या तो मेरा भाई हो सकता है या मैं खुद हो सकता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो अगर मैं खुद हूं, अगर वो बेटा मतलब रोहित अपने बारे में ही अगर बात कर रहा है, तो बेटे मतलब मेरे खुद की एक बेटी है, तो बेटी की बहन क्या लगेगी? बेटी की बहन तो बेटी ही लगती भाई, बेटी की बहन क्या लगी? बेटी लगी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर रोहित खुद के बारे में बात कर रहा होगा तो डॉटर हो जाएगा रिलेशन, अगर वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा होगा तो नीस हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि यहां पे ये नहीं कहा है कि इसका मतलब इसके पिता का इकलौता बेटा है, ऐसा कहीं पे नहीं बताया गया। अगर ऐसा कहता कि रोहित इज ओनली सन, या फिर ऐसा कहीं पे ओनली सन का मेंशन होता, तो हम मान लेते कि रोहित एकलौता है, और जब रोहित एकलौता होता तो आंसर सिर्फ डॉटर होता, नीस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, इसका मतलब कि वो डॉटर भी हो सकता है, वो भतीजी भी हो सकती है। अब इसको करने का तरीका समझो, ये तो ऐसे हो गया कि भाई तुरंत कर सकते हो, लेकिन करोगे कैसे? तो जो कह रहा होता है पहले उस आदमी को हम लोग पकड़ते हैं। ये रोहित है, तो जो कहेगा कुछ भी उसको पकड़ोगे। तो मैंने रोहित को पकड़ लिया क्योंकि रोहित ही कह रहा था, रोहित को पकड़ लिया। फिर कह रहा है मेरे पिता, तो ये जो मेरा वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है? आप कहोगे कि ये मेरा पैसा है, आप कहते हो ना कि ये मेरा बैग है, ये मेरा फोन है, तो मेरा मतलब क्या? आप अपना से रिलेशन बता रहे हो ना खुद से। तो कह रहा है रोहित कि मेरे पिता, तो मतलब अपने पिता के बारे में मत कर रहा है। तो इसके एक पिता है, तो पिता हमेशा एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। मेरे पिता की पत्नी, तो इनकी शादी होगी, एक पत्नी होगी, ठीक है। पत्नी के बेटे, तो पत्नी के बेटे मतलब इसका एक मान लो बेटा हो गया, और बेटे की बेटी मतलब इसकी एक फिर क्या है? बेटी है, और बेटी की बहन है, तो मतलब इसकी एक बहन हो गई। बात समझ में आ गया? तो इतना हो गया। देखो अब यहीं पे था कि जैसे ये जो यहाँ पर बेटा आपने बनाया है, ये तो रोहित खुद भी हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों पति पत्नी है। तो इसकी ये पिताजी, इसकी माताजी, माताजी का बेटा ये खुद भी हो सकता है, या फिर इसका कोई भाई भी हो सकता है। तो अगर ये खुद होता बेटा, तो इसकी एक बेटी होती, फिर इसकी, तो मतलब इसकी बेटी हो जाती। और क्योंकि अगर इसका हो, समझ में आया जी? आगे बढ़े अगले सवाल पर। ये देखो अगला सवाल, ये अगला सवाल कहां से आया है? तो ये अगला सवाल आया है सीटिंग अरेंजमेंट से। तो सीटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल आपके सामने आ गया है, फटाफट से सभी लोग बता दीजिए, फटाफट से। नवंबर दिसंबर से शुरू किया है, तो अभी कितना महीना हुआ आपको? जनवरी चल रहा है, नवंबर दिसंबर से आपने कह रहे हो, 1-1.5 महीना हुआ है आपको ठीक से पढ़े हुए। तो 1-1.5 महीने में क्या चाहते हो? कि सब कुछ आपको मिल जाए, सब आपको आ जाए? 1-1.5 महीने में तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है भाई। जब हम कुछ तैयारी शुरू करते हैं तो 1-1.5 महीने में तो हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है बहुत सारा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो 1-1.5 महीने में आप क्या चाहते हो? कि सब कुछ आपको मिल जाएगा, 1.5 महीने में ही सब कुछ आ जाएगा आपको? बस ये है, सही दिशा में तैयारी करो, ठीक है। कंफ्यूजन ना रहने दो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, जो दिया जा रहा है बस उसी को बढ़िया से पढ़ो, उसी को सीखने पे फोकस करो, डाउट मत रखो कुछ भी, ठीक है। सर जीएटी का एग्जाम पेपर इंग्लिश में और हिंदी दोनों में मिलेगा, या हिंदी मीडियम को हिंदी इंग्लिश ही इंग्लिश मीडियम? अगर आपने हिंदी डाला है लैंग्वेज का, मतलब पूछा होगा ना कि जीएटी किस भाषा में देना चाहते हो, तो अगर वो भाषा आपने हिंदी डाला है तो आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश इज ओरिजिनल वर्जन, तो अगर इंग्लिश जो पेपर होता है वो ओरिजिनल वर्जन है तो सबको मौका दिया जाता है। अगर आप कोई और रीजनल भाषा लेते हो या हिंदी लेते हो या कोई भी भाषा लेते हो, तो आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर कोई त्रुटि है उसमें, अगर आपको महसूस होता है पढ़ने के बाद सवाल कि नहीं ये जो हिंदी में लिखा है जी, ये हिंदी में ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो अगर आपको ये गड़बड़ लग रहा है तो आप इसका ओरिजिनल वर्जन यानी कि इंग्लिश दे सकते हो। लेकिन आप अगर इंग्लिश चुन लेते हो तो वो खुद एक ओरिजिनल वर्जन होता है, तो अब आपको ना तो हिंदी ना तो मराठी और कोई भाषा में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश चुन लियो तो बस इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन अगर आपने हिंदी चुना है तो आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। बताओ इसका आंसर। डी इज टू द राइट ऑफ जी, मतलब यहां पे देखो कितने लोग हैं भाई, 7 लोग हैं, और जो है 3 लोग बाईं ओर कौन है। अब यहां पे ये नहीं बताया गया कि ये किधर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जब ना दिया गया हो तो आप मान लोगे कि ये सब के सब नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अगर नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो ये राइट होगा, और ये वाला क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो यहां पे 7 लोग हैं। अब कह रहा है कि डी जो है वो इज द राइट ऑफ जी, तो अगर जी को हम यहां पे बैठा दें तो इसके जस्ट राइट में कौन बैठेगा? डी बैठेगा। डी इज टू द राइट ऑफ जी। सी इज बिटवीन ए एंड बी, अभी इसको छोड़ दो। ई इज बिटवीन एफ एंड डी, तो डी यहां पे है, और कह रहा है कि ई जो है वो डी और एफ के बीच में। बस हो गया, देखो डी और एफ के बीच में कौन आ गया? ई आ गया, काम हो गया। देखो और यहां पे क्या कह रहा था? और कह रहा था कि सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी इज बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पे ए और बी का कुछ यहां पे
देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन जी एंड बी। अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहा है कि जी और बी के बीच में 3 पर्सन है, तो जी और बी के बीच में, जी यहां पे है और कह रहा है कि बी, अगर हम बी को यहां पे बैठा दें तो जी और बी के बीच में 3 पर्सन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। अब कह रहा था यहां पर कि क्या कह रहा था, हाँ, सी इज बिटवीन ए एंड बी, तो सी जो है वो ए और बी के बीच में, देखो बी यहाँ पे ए, इनके बीच में सी, बस हो गया अरेंजमेंट। कह रहा है कि जी और बी के बीच में 3 लोग हैं, सबसे बाईं ओर कौन है, तो सबसे बाईं ओर कौन है, जी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बाईं ओर कौन है, जी है। कई लोग जो है ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं आंसर, अरे ए दे रहे हैं, सबसे बाईं ओर पूछा है ना जी, हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन होगा, ये वाला होगा इधर ना, तो जी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। दो मंथ में सिलेक्शन हो जाता है क्या? सिलेक्शन मतलब अगर बहुत तन मन धन लगा करके बढ़िया से एकदम पूरा झोंकी देते हो अपना जान 2 महीने, तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आपको कुछ एकदम नया कुछ तैयारी करना है। आपने अगर क्लास 12 तक पढ़ा है तो सीयूटी का सिलेबस ऐसा थोड़ी है कि मतलब कुछ बाहर से आ जा रहा है ऐसा। अगर हम जीएटी को छोड़ दें और अगर उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ दें तो बाद बाकी तो सब वही है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। ऐसा थोड़ी कि एकदम बाहर से आपके ऊपर कोई चीज़ लाद दिया जा रहा है, अचानक से क्लास 12 पास कर रहे हो और एकदम ऐसा है कि आपने पहले कुछ ऐसा देखा ही नहीं था, ऐसा कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने सब पढ़ा होता है क्लास 12 में, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल मैथ्स और ये रीजनिंग है, बस यही थोड़ा अलग है, बाद बाकी तो सब वही है। 2 महीने कोई एकदम जान अपना झोंकी दे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, कोई रोक ही नहीं सकता। अगला देखो, ये सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का। A, B, C, D, E, F are sitting on the round table with equal distances. F is sitting opposite to E and between A and D. C is sitting right side of E and opposite to A. Who are the neighbor of A? जल्दी जल्दी से करो भाई, जल्दी जल्दी से करो। 4 बजे मेरा क्लास भी है, ठीक है, पेड क्लास में भी है, ठीक है क्लास। और आज मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि तैयारी का मतलब कि मेरा पीपीटी बना हुआ नहीं है, तो पीपीटी मुझे जा करके अभी बनाना है। तो फटाफट से 20 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करिए। ए बी सी डी ई, कितने लोग हैं भाई इसमें, देख लो यहाँ पे 6 लोग हैं। और जब हमने कहा था कि जब 6 लोग हैं यानी कि नंबर ऑफ पर्सन क्या है, इवन है, तो जब इवन होते हैं, अब यहाँ पे भी नहीं बताया है कि ये सब किधर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर या आउटसाइड द सेंटर। तो जब नहीं दिया गया तो हम मान के चलते हैं कि सबके सब टुवर्ड्स द सेंटर बैठे हुए हैं, ठीक है। और जब सम है, संख्या सम है, तो हम सबको आमने सामने बैठाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखा है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि सबको इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन आप बैठाना आमने सामने ही, बैठाना होगा आपको आमने सामने ही। इक्वल डिस्टेंस तो फिर भी नहीं हुआ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें जरा क्या कह रहा है कि राउंड टेबल विथ इक्वल, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू ई एंड बिटवीन ए एंड डी, सी सिटिंग राइट ऑफ ई एंड अपोजिट टू ए। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो इसको, तो C इज सिटिंग राइट साइड ऑफ E। तो अगर हम E को यहां पे बैठा दें तो इसके जस्ट राइट साइड में कौन है, C है। C इज सिटिंग राइट साइड ऑफ E एंड अपोजिट टू A। तो एंड किसके लिए आएगा, एंड हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, तो यानी C के बारे में बात कर रहा है कि C इज सिटिंग राइट साइड ऑफ E एंड अपोजिट टू A, मतलब C जो है वो अपोजिट टू A बैठा हुआ है, यानी A इसके जस्ट अपोजिट बैठा हुआ है। F इज सिटिंग अपोजिट टू E, तो F जो है यहाँ पर अपोजिट में बैठा हुआ है E के, एंड बिटवीन A एंड D, तो A और D के बीच में बैठा हुआ है कौन, F। एक आदमी बचा है, एक आदमी बचा भी होगा, उधर भी एक जगह भी बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, A B C D E F F, तो F G नहीं, B बचा हुआ है, तो B को हम यहाँ पे बैठा देंगे। क्या पूछ रहा है, A के पड़ोसी कौन है, तो A के पड़ोसी F है और B है, तो F और B इज द करेक्ट आंसर। पड़ोसी मतलब जो आपके पास में बैठा है, तो पास वाला ही आपका पड़ोसी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके साहब डी। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देखना जरा, ये आ गया आपके सिलोजिज्म से। तो सिलोजिज्म का सवाल है आपके सामने, इसको देखो, आंसर दे दो, जल्दी जल्दी से आंसर करो फटाफट से, आज टाइम वेस्ट हम लोगों को नहीं करना है। सर बस मेहनत हमारी, अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए, प्लीज़ बताओ जेएनयू मिल जाएगा ना मुझे। आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम तो हमेशा चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे सबको अपना पसंद का कॉलेज मिल जाए, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है, क्योंकि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो डिपेंड करता है ना बहुत सारे फैक्टर्स पे। मैं कैसे कह दूं कि मिल ही जाएगा, हाँ मैं दुआ जरूर कर सकता हूं भगवान से कि हाँ
चलो आप लोग जो पढ़ रहे हो आपकी मेहनत रंग लाए और आप जहाँ चाहते हो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन ऐसा कह देना कि नहीं आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा, भाई मुझे कैसे पता रहेगा कि आपका हो जाएगा एडमिशन। समझ आ रही बात? लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपने ऊपर डाउट मत रखो, डाउट मत रखो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगाए हुए हो, समय दे रहे हो इसको, तो आप खुद से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो कि आप होगा नहीं होगा, हम कैसे बता पाएंगे? आप खुद से पूछो, आप क्यों डाउट में हो? अगर आप डाउट में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। प्रथम कह रहे हैं कि जो चीज को हम चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। अब कौन सी चीज की आप बात कर रहे हो? हाँ, मिल जाएगा, समय दो। ये देखो, ऑल फिश आर टर्टोइज, ठीक है? कोई और तुमसे ज्यादा समय दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, ऑल फिश आर टर्टोइज, फिर क्या है? नो टर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल। तो ऑल फिश आर टर्टोइज मतलब सारे के सारे फिश क्या हैं? टर्टोइज हैं। तो ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं, बताना जल्दी से। आप लोग बताना कि सर नहीं सर आप तो गलत बना रहे हो, सर आप मजा नहीं आ रहा है, सर फिर से बनाओ। तो ये देखो फिर से बना दे रहा हूं, ऐसा कुछ बना दिया। मतलब क्या है? ऑल टर्टोइज, ऑल फिश, तो मतलब कि सारे के सारे फिश क्या है? सारे के सारे फिश हो गए टर्टोइज। तो यहां पे बना दिया हमने टर्टोइज, देखो हो गया। अब कह रहा आगे कि नो टर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल, तो मतलब क्रोकोडाइल अलग हो गया, क्रोकोडाइल ये जो भी है। तो यहां पे कोई भी टर्टोइज जो है क्रोकोडाइल नहीं है। देखो समझ रहे हो ना, क्रोकोडाइल नहीं, कौन सा? कोई भी टर्टोइज। नो टर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल, नो टर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल। अगला है कंक्लूजन में, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश। हाँ, ये बहुत सही बात है भाई। अगर क्रोकोडाइल को आप यहाँ पे टर्टोइज से मिलने से ही मना कर दोगे तो ये क्रोकोडाइल फिश से कैसे मिलेगा बेचारा? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नो फिश इज क्रोकोडाइल, ठीक है, या नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, करेक्ट होगा। दूसरा, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, अरे नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, फिर कह रहा है नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, उसी चीज को दोबारा घुमा करके रखा है। तो कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई मगरमच्छ मछली नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्रॉस करके इसको नहीं जा सकता इधर, और कोई फिश भी क्रोकोडाइल नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी तो नहीं जा सकती उधर। तो नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, ये भी सही होगा। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। सालू कहां थी जी अब तक? काफी सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। थैंक यू सर अब्दुरा। अरे हम लोग हमेशा करते हैं भाई, हर बार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? हम तो चाहेंगे ही ना कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया जगह पे पहुंचो, ताकि कल मैं जेएनयू में आऊं तो आप लोग मिलो, ठीक है? जेएनयू में, बीएचयू में, हर जगह मतलब आप लोग रहो तो कम से कम वहां पता तो रहो कि हाँ चलो यहाँ से बच्चे पढ़ के गए थे, वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। मेरे कई सारे दोस्त वैसे जेएनयू में पढ़ते हैं। तो मैं गया था कुछ दिन पहले जेएनयू में, घूम के भी आया था, काफ़ी अच्छा कैंपस है, बहुत बढ़िया है। सर ये कौन से टॉपिक का नाम है? ये रीजनिंग है। रीजनिंग में आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, मतलब इसमें सारे सवाल हैं, हर टाइप के सवाल हैं, इसमें हर चैप्टर से सवाल हमने रखे हैं। स्टार आरोही कह रहे हैं कि हेलो सर गुड आफ्टरनून, आप इतने दिनों से कहाँ थे? आरोही देखो मैं तो यहीं था जहां मैं रहता हूं, बस आप पता नहीं कहाँ चली गई थी, ठीक है? आपका नहीं पता चल रहा था, मैं तो अभी 1 घंटे से यहां हूं, आप तो अभी दिख रहे हो हमको। प्रथम कह रहे कि इग्नू से पढ़ रहे हो सर जी आप? इग्नू से पढ़ते थोड़ी हैं जी, इग्नू से डिग्री लिया जाता है, ठीक है, पढ़ाई नहीं किया जाता है। इग्नू से पढ़ते हो, स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इग्नू से पढ़ा नहीं जाता है, इग्नू से डिग्री लिया जाता है। तो डिग्री कभी लेने का मन करे तो इग्नू में फॉर्म भर देना। हालांकि आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। इग्नू के मटेरियल जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है बहुत बढ़िया होता है, तो वो आप पढ़ सकते हो। बहुत लोग पढ़ते हुए एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। बाद बाकी अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप डिग्री ले सकते हो, आराम से मिल जाता है। आराम से नहीं मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, वो होता है थोड़ा, लेकिन हाँ आपको लोड नहीं रहता है कि आपको लगेगा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बिना पढ़ाई करे भी आपको डिग्री मिल जाता है। इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूजडे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th डे फ्रॉम 23rd ऑफ दैट मंथ। तो मतलब क्या है कि थर्ड डे को कह रहा है कि यहाँ पर क्या था? ट्यूजडे, तीसरे दिन ट्यूसडे था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th डे फ्रॉम द 23rd डे, मतलब कि कह रहा है कि 23rd डे हमारे पास है, ठीक है? तो 23rd से छठा दिन कौन सा होगा? तो इसमें 6 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 29वां दिन हो जाएगा। मतलब क्या है कि तीसरा दिन दिया हुआ है, 29वां दिन आपको पता करना है, बस इतना। तो मैं बोलूं कि अगर तीसरा दिन आपको पता है क्या है, ये ट्यूसडे,
तो अगर तीसरा दिन ट्यूसडे है तो आपको हमने बताया था कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 7 3 10, 10 7 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14, ठीक है, मतलब 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 को भी क्या होगा, 24 को भी तो हमारा ट्यूसडे ही हो जाएगा। ट्यूसडे में फिर आप कितने जोड़ोगे, 24 में 5 दिन जोड़ोगे, तो ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ोगे कितना आ जाएगा। ट्यूसडे के बाद होता है हमारे पास वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो जाएगा। संडे इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, जैसे तीसरा दिन दिया हुआ है 29वां आपको निकालना है, तो आप 29 में से 3 को घटा दो, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 26। फिर 26 को 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 21, 21 5 26, यानी 5 आपके पास ऑड डे बचेगा। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, ऑड डे निकालते हैं। तो 5 ऑड डे का मतलब है कि अगर तीसरा दिन दिया हुआ है 29वां दिन निकालना है, तो इसमें आप जो ट्यूसडे था इसमें 5 दिन जोड़ दोगे, तो 5 दिन जोड़ने के बाद क्या आएगा, संडे आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संडे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल, देखो ये क्या कह रहा है, जल्दी से, बस खत्म होने वाला है भाई। 3 टर्म्स ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, विच लेटर विल ऑन द सरफेस अपोजिट टू द लेटर ऑफ ए। तो ए के अपोजिट क्या होगा ये बताना है, जल्दी से, समय नहीं गंवाना है, जल्दी जल्दी से करो। आज हमने ना काफी जल्दी जल्दी सवाल किए हैं और अब ऐसे ही होगा आपका सवाल, थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, जल्दी जल्दी। सरोज पुनिया करे, सर जी 14th क्वेश्चन चैप्टर का नाम बताना, डिटेल में करना पड़ेगा। 14th नंबर क्वेश्चन, 14 ना, ये सिलोजिज्म है, लिख लो सिलोजिज्म, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, हिंदी में कहते हैं इसको न्याय निगमन, ठीक है, न्याय निगमन। सवाल देखो, सर 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, तो 4 ही दिन होता है ना आरोही, मैंने बताया था, मंडे टू थर्सडे 4 ही दिन होता है। तो मंडे से लेकर के ट्यूसडे तक आप जो है हमारे साथ 2 बजे जुड़ सकते हो। जौनपुर की शादी, क्या आईडी रखते हो। बीएचयू से बीए करना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, बीएचयू से अगर बीए करना, अगर मेन कैंपस में आना तो सेफ स्कोर 300 प्लस रहेगा, ठीक है। बाद बाकी अगर 300 से कम भी है, अगर आप लड़की हो, जैसा कि डीपी से पता चल रहा है, मे भी हो सकता है आप लड़की होगी या फिर लड़का भी हो, जो भी हो पता नहीं, बट हाँ अगर लड़का हो तो 350 प्लस सेफ रहेगा एकदम, कि हो ही जाएगा एडमिशन। और अगर लड़की हो तो 300 भी काफी रहेगा, इवन 250 भी आप लेके आते हो अगर आप लड़की हो तो आपको एमएम भी मिल जाएगा। बीए के लिए बता रहे हो। ये देखो भाई, ये सबसे आसान सवाल, ये बताया था ना हमने वेन डायग्राम, कि इसमें कॉमन हम देखते हैं, कॉमन कहां पे मिलेगा। कॉमन हमको यहाँ पे के मिल गया, देखो ये के दोनों कॉमन, यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमोगे, तो क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं पहले वाले मान लो, तो के के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद क्या आएगा, ए। यहाँ पे के नीचे के लिखेंगे, के के बाद एम आएगा और एम के बाद एच आएगा। जो एक दूसरे के नीचे ऊपर होता है यही क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ए का अपोजिट पूछा, एक अक्षर के विपरीत, तो कौन होगा, ए के एच होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहां पे देखो जल्दी से, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। तो इसको बढ़ते क्रम में आप कैसे लगाओगे, ये के यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता ये कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई। ये कुक यूनिवर्सिटी कौन सा है, कट ऑफ कितनी होती है। सर आप बस बीएससी के लिए बता दो, बट बीएससी नर्सिंग का कुछ नहीं बताते हो। देखो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, लेकिन अभी अचानक से आप कहोगे तो, आप अगर अभी तुरंत जानना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर देना, आज नहीं मतलब रात को कर देना मैसेज, ठीक है। तो मैं रात को सोने से पहले मैं एक बार ओपन करके मैं आपको देख लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, कुछ ना कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। इंस्टा आईडी मैं बता नहीं रहा हूँ, आप सर्च कर लेना, ठीक है। रजनी सर की आईडी आप जानते हो तो वहां से आपको मिल जाएगा। आईडी फॉलो कर लेना, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल पूछ लोगे तब भी मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बाद बाकी आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो थोड़ा सब्र रख लो, मैं बता दूंगा। अभी आप तैयारी पे फोकस करो बस। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन दियर असेंडिंग ऑर्डर। मिलेनियम है, फिर डायमंड जुबली है, सिल्वर जुबली है, ये सब क्या होता है भाई। तो ये आप जानते हो ना कि आप लोग ये मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, तो बर्थडे 1 साल बाद आ जाता है, आपने देखा बर्थडे आपका है तो 1 साल बाद हर साल बर्थडे आ जाता है आपका, ठीक है। अब फिर उसी तरीके से आप देखोगे सालगिरह मनाया जाता है, उसी तरीके से शताब्दी वर्ष मनाया जाता है,
मतलब कि 100 साल हमारे हो गए। जैसे 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, तो 2047 में हमारा 100 साल पूरा होने वाला है। तो हमारे बहुत टारगेट्स हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम लोग जो है विकसित भारत बना देंगे 1947 तक, ऐसा कुछ होता है ना। तो मतलब 100 साल, तो 100 साल को कहते हैं हम लोग सेंटेनरी, ठीक है। ये जो पढ़ रहे हो शताब्दी, 100 साल का होता है ये 100 ईयर्स। तो कोई चीज़ 100 साल के बाद आ रही है, आप समझो कि कोई जो है कोई घटना 100 साल पहले हुई थी, तो अभी उसका कितना हो गया, 100 साल पूरा हो गया। तो मतलब कि वो क्या हो गया, उसका सेंटेनरी था, मतलब 100 साल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर मिलेनियम क्यों कहते हो, मिलेनियम होता है, एक होता है सिल्वर जुबली। हाँ देखो, सिल्वर जुबली जो मनाते हैं वो 25 साल बाद, मान लो आपकी शादी होती कल को और शादी एकदम बढ़िया से 25 साल तक चल जाता है, तो आप सिल्वर जुबली मना सकते हो कि हमारे शादी का क्या है, ये सिल्वर जुबली है। अब वो सिल्वर जुबली आने में अभी समय है, आप ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है गोल्डन जुबली। अब मान लो कि आप थोड़ा बूढ़े हो जाओगे ना, तो 50 साल हो जाएंगे शादी के, तो वो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका गोल्डन जुबली। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए डायमंड जुबली, तो डायमंड जुबली होता है 75 ईयर्स बाद, और सेंटेनरी होता है 100 साल बाद, मिलेनियम होता है 1000 साल बाद। तो कल को मान लो कि आप इस जन्म में तो नहीं, मान लो अगले जन्म में आप लोग जिससे भी शादी ब्याह होता है आपका, तो अगले जन्म में आप मना सकते हो क्या, मिलेनियम मना सकते हो, मतलब 1000 साल। बात समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा कट ऑफ, उसके लिए आप चिंता मत करो, आप अगर बेसिक तैयारी भी आप कर रहे हो तो हो जाएगा एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में। थोड़ा बहुत मतलब आप मन से थोड़ा पढ़ लो, हो जाएगा, आप चिंता मत करो कट ऑफ का। जब चलाऊंगी तब तो करूंगी मैसेज। अब देखो, अब चलाते नहीं हो तो क्या करें, मैं भी थोड़ी ना चलाता हूं, लेकिन जब जरूरत रहता है तो मैं ओपन कर लेता हूं, ओपन करके जब जरूरत रहता है फिर हटा देता हूं। ऐसे ही तो होता है, आपको जब जरूरत पड़े आप इंस्टॉल करो, जरूरत खत्म हो जाए आप अनइंस्टॉल कर दो, खत्म। कौन सा है कि आप यहाँ पे आईडी बना लोगे तो आपको हमेशा आईडी चलाते ही रहना है, वो तो आपके ऊपर है ना कि आप चलाना चाहते हो नहीं चलाना चाहते हो। मिलेनियम जो है 1000, तो ये समझ में आ गया। मतलब देखो 25 साल सबसे पहले आएगा, मतलब ये सिल्वर है, देखो मतलब सिल्वर सस्ता होता है ना जी, तो सबसे पहले आएगा ना। इसके बाद देखो गोल्ड थोड़ा महंगा होता है सिल्वर से, तो गोल्ड हो जाएगा मतलब 50 साल, तो 25 ऐसे जोड़ते चलो, तो 25 में हो जाएगा सिल्वर सस्ता होता है, उसके बाद गोल्ड होता है थोड़ा महंगा 50 साल, और डायमंड हो गया मतलब वो, और डायमंड तो और महंगा होता है भाई, तो यहाँ पे 75 साल बाद आएगा, और सेंटेनरी होता है मतलब वो 100 साल है तो उसका नाम सेंटेनरी है, ठीक है। बाद बाकी मिलेनियम होता है 1000। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, क्योंकि हमें असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग में लिखना है, तो 3 आएगा सबसे पहले, तो 3 सबसे पहले, इसके बाद 5 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 1। बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए। ये देखो अगला सवाल आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत टुच्चा सा सवाल, देख करके तुरंत आप बता दोगे। ये तो शायद मैंने आपको करवा रखा है अपने पेड क्लास में, सेम सवाल करवाया है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ उमाकांत। ये क्या होगा, देखो चोर पुलिस का खेल है। देखो जज है तो जज तो न्याय करता है, चोर मतलब चोर अगर कोई चोरी किया है तो क्रिमिनल हो जाएगा ना, तो सारे के सारे चोर क्या हो जाएंगे, क्रिमिनल। लेकिन जज तो अलग चीज है ना भाई, जज तो न्याय करने का काम करता है, तो जज को आप कैसे कह सकते हो कि आप क्रिमिनल हो, कुछ भी चोर हो, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो जज अलग होगा और 2 लोग, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी, मतलब चोर होगा, चोर क्या है, क्रिमिनल है, और ये जज हो जाएगा अलग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, एक और आ गया आपके सामने, इसको बताओ। बाकी एक सवाल किसी ने पूछा था, ये कैलेंडर वाला ही, बट मैं अभी अब नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है, तो कल वाले क्लास में मैं कोशिश करूंगा, कल वाले में करा दूंगा। एक सवाल कैलेंडर से किसी ने पूछा था, ये सवाल देख लो क्या है। तो 1 के बाद 5 है, तो 1 के बाद 5, 1 के बाद 5 कैसे मिलेगा जी, बताओ। 4 जोड़ दूं, 5 4 9 जोड़ दूं 15, 4 4 फिर 6 6 कर देते हैं, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21। डी होना चाहिए, अगर 21 है ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सी आ रहा है यानी कि 23 आ रहा है, तो आपने यहां पर कितना जोड़ दिया होगा, 8 5 13 8 जोड़ दिया होगा। लेकिन 8 आप कैसे जोड़ रहे हो, 8 आप कैसे जोड़ रहे हो, 4 4 मतलब ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 4, तो फिर 6 6 होगा, देन जाकर के 8 8 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है।
तो ये वाला लॉजिक है, 21 इज द करेक्ट आंसर, 21 इज द करेक्ट आंसर। सर पिछले वाले का सी है, आरोही कह रही कि सर पिछले वाले का सी है। हाँ तो सी ही तो बताया है मैंने, ये देखो ये ना सारे के सारे चोर क्या होंगे, सारे के सारे चोर हो गए क्रिमिनल और जज अलग हो गया, ठीक है। एनसीटी के बाद सर जी 4 साल के बाद जॉब लग जाएगी क्या फिक्स्ड, आपके हिसाब से बताओ। जॉब लग जाएगी तो हम फिक्स बता दीजिए, मैं भविष्यवाणी करूं। एस्ट्रोटॉक पे जाओ ना, उधर बताया जाता है एस्ट्रोटॉक पे, आजकल तो ऑनलाइन आ गया है सब, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी सबका भविष्य पढ़ के बता रहे हैं कि आपका जॉब लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो उधर जाओ ना, आप गलत गलत दिशा में सवाल पूछ रहे हो, बता रहा हूं मैं, मतलब गलत आदमी से पूछ रहे हो। एस्ट्रोटॉक पे जाओ, उधर सही लोग बैठे हो, सब बता देंगे आपको। कहाँ आ गया मैं, ये जो नोट्स अभी देख रहे हो आप, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है, वहां पे जाकर के आप इसको ले सकते हो, वहां से आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तो नहीं, हमारा जो टीम मेंबर है अभी दिख नहीं रहेंगे आपको, यहाँ पे दिखते थे ना एक व्हाइट कलर वाले, वो नहीं दिख रहे होंगे, वो अभी नहीं है, जब वो आएंगे तो सब अपलोड हो जाएगा। ये सारा कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सब आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो घर बैठे पूरा ऑनलाइन माध्यम में, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, तो वो कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे ऐड होकर के टारगेट बैच में जुड़ करके, ये बैच देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है, बेरोजगार घूमना पड़ेगा क्या? नहीं, बेरोजगार तो नहीं घूमोगे, कुछ ना कुछ हो जाता है। देखो जॉब लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्लेसमेंट होता है, कहीं कहीं पे होता है, हर जगह नहीं होता है। तो अगर आप ये बीएससी बीएड कर रहे हो, जो भी आपने बताया बीए बीएड अगर कर रहे हो, तो हाँ चांसेस है कि आपको नौकरी लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वो जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता होगा, जो भी होता होगा, वो सब आपको देना पड़ेगा। देन कह सकते हो कि हाँ भाई लग जाएगा। लेकिन हाँ, जो इनिशियली जो आपको जितना ऑफर किया जाएगा पैसा, उसमें आप खुश नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि जिस जॉब की आप तलाश कर रहे हो, तो शायद जब आप शुरू में ज्वाइन करो तो आपको ना मज़ा नहीं आएगा, बहुत कम आपको मिलेगा, तो देख लेना फिर आप उस हिसाब से। लेकिन शुरू करने के लिए ठीक रहता है कि चलो आप शुरू कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन बाद में आपको चाहिए होगी सरकारी नौकरी। हाँ, तो सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 4 साल आपने दिया तो तुरंत हो ही जाएगा, नहीं। हाँ, ये कर सकते हो कि आप तीसरा साल जब आप पढ़ोगे तो तीसरे साल के बाद चौथे साल में आप जा करके आप जो टेट वाले एग्जाम्स होते हैं वो देना शुरू कर देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको जल्दी थोड़ा चांस मिल सके। मैथ्स क्लास में एवरेज पढ़ेंगे, उस दिन बच गया था सर, सेम क्वेश्चन था जो आपने कैलेंडर वाला करवाया है। गानिया अगर आपने पूछा था वो सवाल तो सेम तो नहीं था शायद, लेकिन हाँ वैसा ही सवाल था। सेम नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ा है, उसमें 25/5 लिखा हुआ था समथिंग, बट हाँ वैसा ही सवाल है। तो अगर आप ये समझ गए हो तो आगे वो भी समझ जाओगे। स्टडी करोगे लास्ट तक तो अच्छे से, तो कभी कोई बेरोजगार रह सकता है, राइट सर। स्टडी करोगे लास्ट तक अच्छे से तो कभी कोई बेरोजगार रह सकता है, राइट सर। है बात हमको समझ में नहीं आता, आप लोग कैसे लिखते हो। स्टडी करोगे लास्ट तक तो कभी कोई बेरोजगार रह सकता है, मतलब आप बताना चाह रहे हो कि कभी कोई रोजगार नहीं रह, अच्छा नहीं रह सकता है, अच्छा, मतलब आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते हो तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। हाँ, मतलब देखो पढ़ाई करने का एक यही उद्देश्य नहीं है कि आप लोग बस रोजगार पालो, ठीक है। पढ़ाई करने के इससे बड़े बड़े उद्देश्य हैं, तो उस बड़े वाले उद्देश्य की ओर भागोगे तो आपको ये जो जॉब वाला आप कह रहे हो तो ये नीचे आता है, ये बहुत छोटा है। तो ये तो आपको मिल ही जाएगा कि अगर आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, अपना उसमें समय लगा रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे इंसान बन के निकलोगे। और कल को जॉब तो छोटी चीज़ होती है भाई, ठीक है। धरती पे आए हो तो बढ़िया इंसान बन के जाओगे ना, तो वो पढ़ाई ही आपको बना सकती है। तो आप पढ़ाई लिखाई करते हो, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। क्लास की लड़की की शादी हो रही है सर जी और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझ रहा हूं
आपका दुख मैं समझ रहा हूँ। क्लास की लड़की की शादी हो रही है और इनको दुख हो रहा है, बताओ। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप समझो कि जिसका शादी हो रहा है आपके उम्र में, मतलब अभी मैं समझ सकता हूँ लगभग 18-19 साल जो भी है, तो 18-19 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हो जा रही है। ये हो सकता है कि लीगल 18 साल भी ना हुआ हो, 17 साल ही हो, लीगल एज भी नहीं अभी आया हो, और शादी हो रहा है, तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। लेकिन आपके पास तो मौका है ज़िंदगी जीने का, संवारने का। तो आप तो फॉर्चुनेट हो गए, मतलब भाग्यशाली हो कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उस लड़की को तो नहीं मिला पढ़ने का मौका, उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका अब कहाँ मिलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अभी शादी होगा, 2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म यहीं पे, आगे का आप सोच नहीं सकते हो ज़्यादा। आपके पास तो बहुत मौके हैं, शादी नहीं हो रही है तो ठीक है, तो आप खुश नसीब हो और इस पर ठीक है, उस लड़की को मौका नहीं मिला तो अब क्या ही किया जाए, उसको भी मिलना चाहिए था। आरआई जाना है, मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। बिहारी बॉय यूवी सिंह करे सर करोड़पति बनूंगा, ये बात हुई ना, करोड़पति, बहुत बढ़िया। कुछ लोग पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जो करोड़पति का ख्वाब देख रहा है भाई, हमारे नज़र में तो काफ़ी ऊंचा है, बहुत बढ़िया। और क्या सर, मैथ्स के डाउट कहाँ क्लियर किया करूँ मैं, बहुत हो गए हैं, प्रैक्टिस करती हूँ तब क्वेश्चन नहीं आते, वो कहाँ से क्लियर करें बताएं प्लीज़ सर। एक तो इंस्टाग्राम जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा, रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन वहाँ पे समय लगेगा। अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप हमारे जो नंबर है ऑफिस वाला 9651222407, ये दिया गया होगा ना आपको, इस नंबर पे आप सेंड कर दिया करो, बता दिया करो कि इस बैच से हूँ मैं, मेरा ये नाम है और मुझे मैथ्स के इस वाले टॉपिक पे डाउट है, तो ये सेंड कर दोगे लिख करके और डाउट के साथ, तो आपको सवाल हमारे पास आ जाएगा, मैं सवाल हल करके आपको भेज दूंगा। या फिर अगर ज़्यादा सवाल होंगे तो मैं यहाँ यूट्यूब पे आके करवाता हूँ, ठीक है, या फिर क्लास में जो जहाँ भी होगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए और एग्जाम फोड़िए एकदम बढ़िया से। चलो मिलते हैं कल फिर हम लोग 2 बजे।